हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 14वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पादपों में श्वसन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस तक कंप्लीट करा दिया है। हमने देखा है कि ग्लाइकोलिसिस में दो अणु बन रहे हैं पायरविक अम्ल के, दो अणु NADH2 के और दो मिल रहे हैं ATP। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि इस पायरविक अम्ल का आगे क्या होगा। अगर वो ऑक्सी श्वसन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेता है, जिससे टोटल 38 ATP मिलते हैं आपको। लेकिन अगर ये अनॉक्सी श्वसन करता है तो फिर ये क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलाता और कोशिका द्रव्य में ही ये पायरविक अम्ल NADH2 ATP इनका प्रयोग हम या तो एल्कोहल बनाने में करते हैं जैसे कि ईस्ट में होता है, या फिर हम लैक्टिक अम्ल बनाने में करते हैं जैसे कि हमारे पेशियों में होता है, मसल्स में होता है। तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। जिसको हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं उसी को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि पायरविक अम्ल यहाँ पर एल्कोहल बनाता है तो इथेनॉल बनाता है, समझ लीजिए आप, जिसको मदिरा के रूप में पिया जाता है। अगर आप मिथेनॉल को पी लेते हैं तो बहुत जहरीला होता है और थोड़ा सा पी लेने से पैरालिसिस और अंधा हो जाता है आदमी, और ज़्यादा पी लेने से मौत हो जाती है। ठीक है, एंजाइम देखिए अब यहाँ पर कैसे प्रक्रिया हो रही है मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का ये ग्लाइकोलिसिस है। देखिए ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज लेकर के आपने पायरविक अम्ल बनाया, NADH2 बनाया, ATP बनाया। अब देखिए यहाँ पर कि पायरविक अम्ल इस NADH2 का प्रयोग करके या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है या फिर ये लैक्टिक अम्ल बना रहा है। इन दोनों की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो मैंने जो व्हाइट बोर्ड में बनाया है 14वें चैप्टर में जाके, मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप प्लेलिस्ट में 14वें चैप्टर में जाइए, 14th चैप्टर इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश नहीं है हिंदी में ही बनाया हूँ, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड में बनाया हूँ। तो उसमें क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ग्लाइकोलिसिस और अनॉक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको मैंने फार्मूले के साथ बताए हैं। तो एक बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल जो है 13 सितंबर 2020 था, कल नीट हुआ है 2020 वाला, उसमें भी पूरी तरह से NCERT से ही पूछा है। इसलिए NCERT तो आपको पूरा पढ़ना ही है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे समय निकाल के आपको क्वेश्चन आंसर भी इससे कराऊं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बाकी थ्योरी तो मैं आपको करा ही रहा हूं, थ्योरी को बार बार पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि जो भी पूछ रहा है वो NCERT से पूछ रहा है पिछले 2 सालों में। अगर आप NCERT को सेंटेंस वाइज याद कर लेते हैं तो आपका 360 में 350 कम से कम आ जाएगा आपका बायोलॉजी में। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा आपका। ठीक है, तो इसको डिटेल पढ़ने के लिए आप व्हाइट बोर्ड वाले मेरे लेक्चर को देख लीजिएगा। आप NCERT में कम दिया है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनके अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो यहाँ पर ये वीडियो लेंदी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एंजाइम पायरविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम हैं? पायरविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज जो CO2 को निकालते हैं, और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, जो एल्कोहल बनाते हैं यहाँ पर, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। हालांकि यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा है लेकिन वो आपके पेशियों में भी होता है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, उसी से आपकी पेशियां थक जाती हैं, आप थकान महसूस करते हो। 14.2 चित्र में इसको दिखाया गया है। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकी सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है तब पायरविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। तो वही बात मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है, इस क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे जब तेजी से कार्य करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज, भाग दौड़, तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण से वो अपनी ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर साथ में अनॉक्सी श्वसन चालू कर देता है
और उसके कारण से लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है विशेषकर। अपचयी कारक NADH2 होता है जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जब आप लैक्टिक अम्ल बनाते हैं या एल्कोहल बनाते हैं वहां पर भी हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हाइड्रोजन NADH2 से हम लेते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ है, और जब NADH2 से हाइड्रोजन ले लेते हैं तो स्वयं जो है NAD में ऑक्सीकृत हो जाता है और हाइड्रोजन दे देता है पायरुविक अम्ल को, जिससे पायरुविक अम्ल जो है वहां पर अपचयित हो जाता है और अपचयित होकर लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल बनाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। कारण यह है कि इसमें ऊर्जा मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आपने टोटल 2 नेट गेन आपको मिला था ATP। तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से आपको सिर्फ 2 ATP ही मिल पा रहा है अगर आप अनाक्षी श्वसन कर रहे हैं तो, ठीक है। ग्लूकोज से 7% से भी कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण में नहीं होता है। जबकि आपने देखा था कि अगर आप ऑक्सी श्वसन करते हैं तो कम से कम 40% ऊर्जा को आप ATP में बदल पाते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 7% ऊर्जा ही आपके काम आ पाती है। और इसमें से भी 7% में से भी पूरे को आप ATP में यूज नहीं कर पाते हो। अम्ल व एल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का निर्माण होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करेंगे कितने ATP का संश्लेषण होता है। तो ये गणना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 ATP बनते हैं, 2 ATP उपयोग हो गए तो नेट गेन 2 ATP का है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब एल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक हो जाता है तब ईस्ट के लिए विषाक्तता या मृत्यु का कारण बनती है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप विस्की रम ब्रांडी ये सब बनाना चाहते हो तो आपको एल्कोहल को डिस्टिलेशन करना पड़ता है, उसका आशवन करना पड़ता है। आशवन करने से वो अधिक सांद्र हो जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब आप एल्कोहल बनाते हो उस समय 13% या उससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है एल्कोहल, तो वहाँ पर ईस्ट मर जाते हैं, उसको और एल्कोहल नहीं बना पाते हैं। तो 13% तक आप सांद्र एल्कोहल बना सकते हो। फिर उस एल्कोहल को आप आशवन विधि के द्वारा आप उसको सांद्रित करते हो, जैसे कि विस्की है, रम है, वोदका है, जिन है, इनमें 40-45% तक होता है। ब्रांडी में 70% तक होता है एल्कोहल, है ना। तो इनको इतना अधिक एल्कोहल करने के लिए आपको आशवन विधि के द्वारा उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। प्राकृतिक किण्वन पेय में एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? तो 13% होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा में ईस्ट बन ही नहीं, जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में एल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित एल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो मैंने अभी आपको उसी चीज़ को बताया है कि आप ज़्यादा एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हम ऑक्सी श्वसन कराते हैं तब जो है पूरी तरह से ऊर्जा मुक्त हो पाएगी और उसके बाद फिर 38 ATP आपको प्राप्त होंगी। यूकेरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर में चले जाइए। प्लेलिस्ट में सेल बायोलॉजी लिखा है, मेरे हिसाब से 3rd 4th कुछ चैप्टर है उसका, ठीक है। सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाना, सेल बायोलॉजी में जाना, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एक अलग से व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया है। देखिए जो भी आवश्यकताएं हैं आपको अधिकतम समझाने की, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल में उपलब्ध है, ठीक है। आपको नीट करना है। अब एक ही चीज़ की कमी रह गई है, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी मैं आपको आगे उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप जुड़े रहें। थोड़ी सी मेरी सहायता आपको करनी पड़ेगी कि आपको मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। आप ही के क्लास में कम से कम 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनमें शेयर कर दें, तो मेरे चैनल का भी थोड़ा सा व्यू बढ़ेगा और मुझे भी काम करने में थोड़ा सी उत्सुकता होगी, आगे इनकरेज करूँगा मैं, है ना।
मैं आपके लिए पूरे काम करके दूंगा, सिर्फ मेरे चैनल में आकर के आप पूरी बायोलॉजी तैयार कर लेंगे, इतना मेरा वादा है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर क्या होता है, इसको जानने के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िए, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कि सेल बायोलॉजी में इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर में जाकर करिएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जगह जगह सांस लिख दिया है, इसको श्वसन लिखना था जैसा मैंने पहले कहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी ने हमारी बहुत मदद की है पढ़ने समझने में, इसलिए एनसीईआरटी को हमेशा नमस्कार है। और थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं है, हम सुधारेंगे उसको। ऑक्सीश्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। तो ऑक्सीश्वसन में हम पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे। इसमें हम पायरुविक अम्लों को आगे ले जाएंगे क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, तत्पश्चात जल, CO2 और सिर्फ ऊर्जा बनती है। इसमें एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल जैसी चीज़ें नहीं बनती हैं, ठीक है, और पूरी ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। तो चलिए अगले खंड में पढ़ते हैं कि ऑक्सीश्वसन क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भाग लेगा, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पायरुविक अम्ल को ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उससे हम एसिटाइल कोएंजाइम A बनाते हैं, फिर उसको क्रेब्स साइकिल में भेजते हैं। क्रेब्स साइकिल से बहुत सारे NADH2 FADH2 बनते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, उसके द्वारा ATP बनते हैं। तो अगर हम एक NADH2 को भेजते हैं ETS में तो 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 को भेजते हैं तो 2 ATP बनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ाया है, आप थोड़ा वहां जाके पढ़ें, मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया है। पाइरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीके से हम इसको आगे ऑक्सीकृत करेंगे, जैसा मैंने कहा उसी तरह से। तो पाइरुवेट से 3 हाइड्रोजन परमाणु और 3 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहे हैं, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन मुक्त हो रहे हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। तो पहला वाला चीज जो है वो क्रेब्स साइकिल में होता है और दूसरा वाला चीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, ठीक है। क्योंकि NADH2 जो हमारे पास है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में बने हैं तो, या क्रेब्स साइकिल में बने हैं तो, या FADH2 है तो, ये सभी हाइड्रोजन कैरियर हैं, कैरी करते हैं और जाकर के हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होता है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का ये 2 झिल्ली है, तो ये यहाँ पर आधात्री है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और ये आंतरिक झिल्ली में इस टाइप के कण होते हैं जिसको अपन ऑक्सीसोम कहते हैं। तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है और इन कणों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जो आंतरिक झिल्ली से जुड़ी होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचयन द्वारा बनने वाले पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, मैट्रिक्स में वो क्रेब्स साइकिल चलाता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सबसे पहले काम करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल है, ठीक है। और इसको थोड़ा तो यहाँ पर बताऊंगा मैं, जितना दिया है, बाकी डिटेल आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। पाइरुविक डिहाइड्रोजनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD तथा कोएंजाइम A, ठीक है। तो यहाँ पर NAD भाग लेगा तब तो NADH2 बनाएगा, और कोएंजाइम A कई जगह पर काम करता है, सह एंजाइम A कई जगह पे काम करता है। तो चलो ये यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रक्रिया को हम आगे देख लेते हैं, पहले क्या हो रहा है। तो पाइरुविक अम्ल जो है सबसे पहले कोएंजाइम A और NAD से प्रक्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम A CO2 और NADH2 बनाता है। ये पहली प्रक्रिया है।
क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले, पायरविक अम्ल अंदर गया, क्रेब्स साइकिल शुरू नहीं हो पाया, उससे पहले की प्रक्रिया है, जिसमें पायरविक अम्ल को हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल रहे हैं, साथ में आपको NADH2 भी मिल रहा है और एक CO2 भी मिल रहा है। यही एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो आगे चल के क्रेब्स साइकिल में भाग लेता है और उसमें बहुत सारे NADH2 और CO2 मिलते हैं हमको, ठीक है। तो यहां से आप पहले ये क्रेब्स साइकिल देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि पायरवेट से हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है पायरविक एसिड और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक लिंक बनाता है, दोनों को जोड़ता है। क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये क्रेब्स साइकिल का भाग नहीं है, ये अलग है। पायरविक अम्ल अंदर गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए भाग लेता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये वाली जो प्रक्रिया है इसको हम लिंक रिएक्शन या संयोजन क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस दौरान भी आपको CO2 मिलता है, NADH2 मिलता है और कोएंजाइम ए भाग लेता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल शुरू करता है, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर बीच में एक जगह साइट्रिक एसिड बन रहा है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं 6 कार्बन वाले। एक होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है, और एक होता है सिस एकोनिटिक एसिड, और एक होता है आइसोसाइट्रिक एसिड। तो 6 कार्बन वाले 3 यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, उनके कारण से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो इस साइकिल में देखिए, क्रेब्स साइकिल में हेंसलिट क्रैब ने साइकिल दिया था, क्रेब्स हेंसलिट ने साइकिल दिया था, इसलिए इसका नाम है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अगर ये नाम आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आपको C4 साइकिल में भी इस चीज को बताया है। अभी इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर था फोटोसिंथेसिस, उसमें मैंने आपको C4 साइकिल बताया है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल का, ये बताया था मैंने आपको। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है, ये दोनों मिलकर 6 कार्बन वाला एक साइट्रिक एसिड बनाते हैं। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम यहां पर भाग लेता है, कोएंजाइम ए भाग लेता है, मतलब निकल लेता है, कोएंजाइम ए निकल लेता है, यहां से कोएंजाइम ए चला जाता है। इनको भी डिटेल पढ़ाया है मैंने, बताया ना व्हाइट बोर्ड में क्रेब्स साइकिल को, उसको पढ़िए आप, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। साइट्रिक एसिड जो है आगे 2-3 स्टेप पार करने के बाद एक CO2 को रिलीज करता है, एक NADH2 को रिलीज करता है और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। तो चूंकि 6 कार्बन वाले में से एक CO2 निकल गया, एक कार्बन निकल गया, तो ये 5 कार्बन वाला बचा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इसमें से एक CO2 एक NADH2 निकला। फिर आगे 1-2 रिएक्शन चलाने के बाद इसमें से फिर एक CO2 और एक NADH2 निकलता है और यहां पर बन जाता है सक्सिनिक अम्ल। साथ में यहां पर एक GTP बनता है जो कि ATP के जैसा होता है, GTP। इसी को कल के नीट में पूछा है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितने होते हैं। तो फास्फोराइलेशन का मतलब मैंने आपको बताया है, ATP GTP का बनना वो फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहां पर सबस्ट्रेट लेवल है, मतलब एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बना, उस दौरान एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना, उस दौरान इसने एक GTP बनाया। तो एक जगह ये प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल में हो रहा है, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बना 4 कार्बन वाला, इसमें एक CO2 और एक NADH2 निकला, ठीक है, GTP बना। सक्सिनिक अम्ल 2-3 रिएक्शन के बाद मैलिक एसिड बनता है, ये मैलिक एसिड है, मौलिक एसिड लिख दिया है, मैलिक एसिड है 4 कार्बन वाला। यहां इस दौरान एक FADH2 और बनता है, फिर मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है OAA, और इसमें फिर से एक NADH2 मिलता है। तो जहां जहां NADH2 FADH2 मिल रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मिला है, यहां पर मिला है, यहां पर मिला है, यहां पर मिला है। तो FADH2 तो 2 ATP बनाता है, लेकिन NADH2 हमेशा 3 ATP बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्रवेश करते हैं। तो
और यहाँ पर एक जीटीपी भी मिला है, वो भी एक एटीपी के बराबर होता है। यहाँ पर एक NADH2 मिला था, ये भी 3 ATP के बराबर है। तो 3, 6, 9, 10, 12, 15 ATP एक पायरुवेट के आगे बढ़ने से बना। और 2 पायरुविक अम्ल है तो 30 ATP ये बने, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से और 6 ATP ग्लाइकोलिसिस के NADH2 से। ऐसा करके 38 ATP आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, वो जो क्रेब्स साइकिल व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया हूँ वहाँ पर उसको लिख के पढ़ाया हूँ ATP पूल के रूप में। आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला प्रक्रिया आपने देखा कि पायरुविक अम्ल जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है, इस दौरान NADH2 भी बन रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इसको, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से आपने 2 पायरुविक अम्ल बनाया था, तो ये प्रक्रिया 2 बार चलेगी ना, इसलिए 2 NADH2 लिख रहा है वो टोटल। एसिटाइल कोएंजाइम में चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र। तो इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन वाले 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, साइट्रिक एसिड, सिस एकोनिट्रिक एसिड और आइसोसाइट्रिक एसिड, ये जो है 3 ऐसे बनते हैं इस कारण से। अब इस साइकिल तो मैंने आपको बताया, आगे पढ़ लेते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सिलो एसिटिक एसिड तथा जल के साथ संघनन से होता है। वहां पर देखिए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड स्पष्ट लिखा है, यहां पर ठीक से नहीं लिखा है, तो आप ध्यान देंगे उसको। और साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होता है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम यहां पर काम करता है। अब कोएंजाइम ए का एक अणु मुक्त होता है, ये तो मैंने आपको लिख के बताया ही था, कोएंजाइम में ए का एक अणु मुक्त होता है। अब साइट्रेट आइसोसाइट्रेट में समावित हो जाता है। यहाँ पर मैंने कहा 2-3 रिएक्शन है, तो साइट्रेट से पहले सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, फिर आइसोसाइट्रेट बनेगा। ठीक है, आइसोसाइट्रेट से डिकार्बोक्सिलेशन के लगातार चरणों के रूप में होते रहता है आगे का उपरांत। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इनका निर्माण होता है। पूरा डिटेल बताया हूँ मैं उस वाले बोर्ड में। साइट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ऑक्सिलोएसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो आप देख सकते हैं कि चक्र है, इसलिए ऑक्सिलोएसिटिक एसिड दोबारा बन गया और ये फिर से अगले चक्र में यूज होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान जीटीपी के एक अणु का निर्माण होता है। देखिए यहां पर जीटीपी का एक अणु का निर्माण हो रहा है एक चक्र के दौरान। इसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोराइलेशन कहते हैं, फास्फोरिलीकरण कहते हैं। कल के नीट में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि एक चक्र से कितने, तो एक जीटीपी बन रहा है, वही एक फास्फोराइलेशन है सबस्ट्रेट लेवल। इस युग्मित अभिक्रियाओं में जीटीपी जीडीपी में रूपांतरित हो जाता है तथा एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो जीटीपी है ये अपना फास्फेट दे करके एटीपी ही बनाता है आगे चल के। जीटीपी भी अपना काम एटीपी जैसा कर सकता है और करता भी है, लेकिन आगे वो जीटीपी एटीपी को दे देता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NAD का NADH2 में अपचयन होता है। तो देख सकते हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये 3 जगह में NAD से NADH2 अपचयन द्वारा बन रहा है और एक ऐसा जगह है जहाँ पर FADH2 से FAD से FADH2 बन रहा है और इसका अपचयन हो रहा है। ये देखिए एक स्थान पर FAD का FADH2 में अपचयन होता है। ये जरा संख्या याद रखेंगे, 3 NADH2 1 FADH2। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए को एंजाइमस अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सिलो एसिटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। मतलब ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइट्रिक अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है,
इसके साथ साथ NAD तथा FAD का NADH2 FADH2 से क्रमशः पुनः उत्पादन होते रहता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नलिखित लिखा जा सकता है। पायरुविक अम्ल 4 NAD FAD 2 H2O ADP फॉस्फेट ये सब मिला करके 3 CO2 4 NADH2 4 NADH2 एक FADH2 और एक ATP। तो ये 4 NADH2 क्यों लिखा पता है आपको? क्योंकि इसने इस NADH2 को भी गिना है एक पायरुविक एसिड से। बाकी क्रेब्स साइकिल में 3 जगह तो है ही है NADH2 1 2 3, लेकिन ये चौथे को भी गिना है, इसलिए 4 NADH2 इसके ऑक्सीकरण में होता है, ये बता रहा है। अब तक हम देख चुके हैं कि TCH चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, NADH2 के 8 अणु, FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो हम ये जानते हैं कि चूंकि 2 पायरुविक अम्ल हैं, इसलिए 4 NADH2 गुणित 2 तो 8 NADH2, एक FADH2 गुणित 2 तो 2 FADH2, GTP 2, ऐसे टोटल बनेंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान नहीं कहीं पर ऑक्सीजन का तथा नहीं कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई है। तो अभी तक आपने क्रेब्स चक्र पढ़ा जिसमें ना तो ऑक्सीजन यूज किया है ना बहुत ज़्यादा ATP बनाया है। तो एक्चुअली अभी तक हम जो ऊर्जा मुक्त करा रहे हैं वो NADH2 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है क्रेब्स चक्र में और ग्लाइकोलिसिस में भी। आगे हम इन्हीं NADH2 से इन ऊर्जाओं को मुक्त करते हैं और ATP बनाते हैं, लेकिन इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। अब संश्लेषित NADH2 तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी, हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र हम इसको पढ़ेंगे, जिसको ऑक्सीकरणी फास्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, फास्फोराइलेशन 3 प्रकार का है। एक है फोटोफास्फोराइलेशन, ATP का बनना फास्फोराइलेशन कहलाता है, या GTP का बनना, समझ लीजिए आप बात को। 3 प्रकार का है। एक है फोटोफास्फोराइलेशन जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियोस में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया है, उसमें मैंने कई जगह ATP का निर्माण कराया है, वो सभी फोटोफास्फोराइलेशन है। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP बनते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनेंगे। तीसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। एक सबस्ट्रेट यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलते समय ATP GTP का निर्माण होता है, उसे हम क्रियाकारी क्रियाधार फास्फोराइलेशन कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। आपने 2 ATP वहां पर बनाया था ग्लाइकोलिसिस में, वो भी है, और यहाँ पर एक GTP बनाया आपने क्रेब्स चक्र में, ये भी है। तो 3 प्रकार का फास्फोराइलेशन है, फोटोफास्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये आपके ग्लाइकोलिसिस में भी है और क्रेब्स चक्र में भी है। ऐसे और भी कई जगह शरीर में चलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। ठीक है, ऐसा है। तो अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है, इसमें जो ATP बनेंगे वो ऑक्सीडेटिव कहलाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर वाली झिल्ली में जो ऐसे कण पाए जाते हैं, इसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच में जो हाइड्रोजन आयन है इसकी सांद्रता बढ़ती है, और ये इन्हीं कणों के माध्यम से ऐसे अंदर की तरफ आते हैं तो ATP का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। तो थोड़ा ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि NADH2 FADH2 जो है वो हाइड्रोजन दे देते हैं जब, तो वो हाइड्रोजन की सांद्रता दोनों झिल्लियों के बीच वाले स्थान में बन जाता है, ज़्यादा सांद्रता हो जाती है, और वो इन कणों के माध्यम से अंदर की तरफ आते हैं। उसी दौरान वो ATP का संश्लेषण कर देते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एक बात, विशेष बात, कि जब आप पुरानी NCERT बुक खोलेंगे 1 साल पुरानी, तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस टाइप से नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा। ठीक है, ये आपकी बुक है पुरानी वाली। ठीक है, नई वाली बुक भी है मेरे पास, तो चूंकि इसको लगा रखा हूँ तो इसको नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये पुरानी बुक से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है, तो आप उसको नए वाली बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि नई वाली बुक में इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ठीक है,
तो पुरानी बुक से अगर पढ़ेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस टाइप से दिख रहा है। देखिए पुरानी बुक में आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में, है ना, इस टाइप की दिख रही है। तो पुरानी बुक से आप नहीं पढ़ेंगे, नई बुक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो झिल्लियाँ हैं, ठीक है। एक झिल्ली है जो नीले कलर का दिख रहा है, वो है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बाहर की झिल्ली, ये अंदर की झिल्ली है, ठीक है, ये अंदर की झिल्ली है। तो देखिए आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है, इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स लिखा है, देखिए ये मैट्रिक्स अंदर वाला भाग, ठीक है, आधात्री। और ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग यहाँ पर लिखा है, देखिए अंतर झिल्ली अवकाश। यहाँ पर एक झिल्ली और है, ठीक है, ये झिल्ली मैंने बना दिया। चलो ये बाहर वाला झिल्ली, ठीक है, ये बाहर वाली झिल्ली को मैंने यहाँ पर बनाया है। दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये अंदर वाली झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली है नीले रंग वाली, और ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अंदर की तरफ। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करने हैं। मुझे उम्मीद था कि कल के नीट में इसमें से कोई कॉम्प्लेक्स को पूछेगा, लेकिन उसने नहीं पूछा, तो अगली बार यानी 2021 के नीट में ये कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो कॉम्प्लेक्स के नाम जरा आप ध्यान रखेंगे। 5 कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता देता हूं। ये पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहां पर तीसरा कॉम्प्लेक्स है, देखिए, ठीक है, तीसरा को दिया है, फिर दूसरे को दिया है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये चौथा कॉम्प्लेक्स यहां पर है, ठीक है, और ये 5वां कॉम्प्लेक्स है, लिखा नहीं है, ध्यान देंगे, 5 कॉम्प्लेक्स है। तो 5 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? पहला कॉम्प्लेक्स, ये सब डिब्बे जो बने हैं वो कॉम्प्लेक्स है ना, 1 डिब्बा, 2, 3, 4 और ये 5 डिब्बा। और ये मैंने आपको जो अंदर की तरफ ऐसा एक पार्टिकल बताया था, ये 5वां कॉम्प्लेक्स वही पार्टिकल है। देखिए ये पार्टिकल जो दिख रहा है, ये वही 5वां कॉम्प्लेक्स है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये वही कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है अब जब ध्यान देंगे। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, ये पहला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये देखिए जिसमें FMN साथ में रहता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो तीसरे नंबर पे यहां पर दिख रहा है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये, ठीक है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। पहला था NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, जिसमें FADH2 डिहाइड्रोजिनेस भी शामिल है। FADH2 डिहाइड्रोजिनेस में लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस प्लस FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है। चौथा जो कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये चौथा है जिसमें कॉपर आयन भी है। अब 5वां है वो है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ये जो पार्टिकल मैंने आपको बताया इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक जो है F0 पार्टिकल है जो इसका ऐसे बेस होता है, ऐसा, ये F0 कहलाता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है ऐसे, और दूसरा इसका हेड होता है जिसको F1 कहते हैं, ये F1 इसका हेड होता है, साथ में इसके ATP सिंथेटेज होता है। तो ये 5वां कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पांचवा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 5 कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? पहला है NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, जिसमें FADH2 डिहाइड्रोजिनेस भी है। तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1, और चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और 5वां है आपका ATP सिंथेटेज प्लस ऑक्सीसोम, ATP सिंथेटेज प्लस ऑक्सीसोम, ठीक। अब क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि जो NADH2 बने थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH2 बने हैं बहुत सारे क्रेब्स साइकिल से। FADH2 भी बने हैं, अगर FADH2 बना है उसको यूज करना है तो यहां से करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे
NADH2 बने हैं, वो NADH2 अपना हाइड्रोजन को आगे पास कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देते हैं, खुद NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन सीधे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आ गया। यहां पर एक और मेम्ब्रेन है, बताया था मैंने, ये बाहर का मेम्ब्रेन, ये अंदर का मेम्ब्रेन, बताया मैंने अभी आपको। तो NADH2 का हाइड्रोजन तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आ गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हाइड्रोजन आ गया। ये देखिए, ये हाइड्रोजन आ रहा है, सीधे हाइड्रोजन आ गया। यहां पर 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जबकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है। उसके पीछे कारण ये है कि 2 हाइड्रोजन जो पहले से यहां पर है वो भी साथ में आता है, जो मैट्रिक्स में पहले से हाइड्रोजन है वो भी साथ में आता है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए यहां पर। और जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आयन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो FMN FES से होते हुए मेम्ब्रेन में उबिक्विनोन और उबिहाइड्रोक्विनोन, उबिक्विनोन और उबिहाइड्रोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम B में पहुंचते हैं ये इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, NADH2 के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन सीधे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पहुंच गए पास होके कॉम्प्लेक्स के द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन है FMN FES यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से होते हुए मेम्ब्रेन में उबिक्विनोन उबिहाइड्रोक्विनोन, इनके द्वारा होते हुए साइटोक्रोम B में पहुंचते हैं। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में आ गए हम सीधा सीधा। कॉम्प्लेक्स 2 हमने यूज नहीं किया अभी, क्योंकि हम NADH2 का उपयोग कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स 1 का प्रयोग करेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में ले जा रहे हैं। अगर हम FADH2 का प्रयोग करेंगे तो FADH2 से आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहां पर, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन पास होता है, यहां पर दिखाया नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। FADH2 से FAD बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बनते समय, वहीं पर 1 मिनट ये हाँ ठीक है। तो यहां पर आप देखिए FAD से FADH2 से FAD बना, और इसका हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा साथ में, और इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए FES से होते हुए उबिक्विनोन उबिहाइड्रोक्विनोन से होते हुए ये यहां आ गया, देखिए यहां आ गया, और हाइड्रोजन को इधर दिखाया है, देखिए हाइड्रोजन इधर दिखाया है, सॉरी, ठीक है, ठीक दिखाया है। तो एक बार फिर से देखिए, यहां पर FADH2 था, FADH2 ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके FAD बन गया, तो ये FAD से इलेक्ट्रॉन FES कॉम्प्लेक्स से होते हुए उबिहाइड्रोक्विनोन उबिक्विनोन उबिहाइड्रोक्विनोन से होते हुए हाइड्रोजन तो इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो अगर आप NADH2 का प्रयोग करते हो तो कॉम्प्लेक्स 1 से काम होगा, और FADH2 का प्रयोग करते हो तो कॉम्प्लेक्स 2 से ये प्रक्रिया होगा। लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों इधर पास होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि अगर NADH2 है तो FMN FES उबिक्विनोन उबिहाइड्रोक्विनोन से होते हुए आया, लेकिन अगर FADH2 है तो FAD के बाद FES उबिक्विनोन उबिहाइड्रोक्विनोन से होते हुए आया, दोनों में हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B में पहुंच गए, चाहे इधर से NADH2 से पहुंचे या इधर से FADH2 से पहुंचे, साइटोक्रोम B में पहुंच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से FES कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C से होते हुए कॉपर से होते साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर से होते हुए पहुंच गए आगे। और आगे ये इलेक्ट्रॉन आगे चल के ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और इलेक्ट्रॉन मिलाकर के ये बना लेते हैं H2O। ये इलेक्ट्रॉन आगे H2O बनाने में काम आते हैं। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे पास होंगे। थोड़ा सा बहुत अच्छा बनाया है NCERT ने, तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ कमी रह गई है, वो हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने FADH2 से FAD बन रहा है,
इस चीज को नहीं बताया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दूसरा कि यहां से इलेक्ट्रॉन आगे पास हो रहा है और उसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर के H2O बना रहे हैं, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन इधर आए हुए हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन है, पास होके यहां पर आ रहे हैं, ये सभी हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के पार्टिकल से पास होकर के आगे जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो इस पार्टिकल में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं, और उसकी ऊर्जा से एटीपी से फास्फेट मिला, एडीपी से फास्फेट मिला के एटीपी बनाते हैं, और हाइड्रोजन इधर पास हो गया। तो हाइड्रोजन पास हुआ तभी उसकी ऊर्जा से एटीपी सिंथेटेज सक्रिय हुआ और एडीपी से एटीपी बनाया। तो टोटल एक बार और बता देता हूं मैं आपको। पहले तो 5 कॉम्प्लेक्स आपको याद करने हैं। पहला कॉम्प्लेक्स NADH2 डिहाइड्रोजनेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स FADH2 डिहाइड्रोजनेस प्लस सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1, चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, पांचवा है आपका एटीपी सिंथेटेज प्लस ऑक्सीसोम। ये 5 कॉम्प्लेक्स याद करिए। फिर आप NADH2 या FADH2 को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अगर आप NADH2 का स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 से, FADH2 स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 से। इन दोनों में हाइड्रोजन तो आगे पास हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए आपके साइटोक्रोम बी में आएगा, इधर से भी हाइड्रोजन तो आगे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। इसमें अंतर एक और चीज आप देखेंगे कि NADH2 से जब हाइड्रोजन निकलता है तो वो हाइड्रोजन उबीक्विनोन उबी हाइड्रोक्विनोन से होते हुए भी जा रहा है, और कुछ हाइड्रोजन आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से भी जा रहा है। ये जो हाइड्रोजन है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से आया है। NADH2 वाला हाइड्रोजन ये यहां से ऐसे जा रहा है, देखिए ये NADH2 का हाइड्रोजन है, ये FADH2 का हाइड्रोजन है, दोनों तरफ से जा रहा है। इधर से NADH2 का हाइड्रोजन, इधर से FADH2 का हाइड्रोजन। कोई भी आप स्टार्ट करते हैं, FADH2 से स्टार्ट करेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा, NADH2 से स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन दोनों के इसी दिशा से आ रहे हैं, देखिए इधर का हाइड्रोजन भी ऐसे करके आ रहा है, इधर का हाइड्रोजन भी ऐसे करके आ रहा है। तो फिर ये हाइड्रोजन कहां से आया? ये हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से आया, ठीक है, और इधर आकर के पहुंच गया। और ये हाइड्रोजन भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से आ रहा है। ये हाइड्रोजन आपके NADH2 या FADH2 से आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आगे पास होके जाएंगे, ये हाइड्रोजन मिलेगा आपको, और हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन मिल गया आपको, और ये H2O बना लिए, तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन हुआ। तो एटीपी कहाँ बना? तो हाइड्रोजन के पास होने से एटीपी बना, पार्टिकल से एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर सक्रिय हो गया, और वो आगे चल के एडीपी से एटीपी बनाया। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझना और याद करना बहुत आवश्यक है। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन याद कर लीजिए। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश किया है, और आपको यही पढ़ना है। मेरे पुराने जो व्हाइट बोर्ड की वीडियो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने पढ़ाया है, लेकिन वो पुराने ढंग से पढ़ाया है। आप उसको याद मत करिए, उसको मत पढ़ना, व्हाइट बोर्ड वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इसको याद करना, ठीक है। लेकिन वहां पर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आप जरूर पढ़ना, ठीक है। उपापचयी पथ, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH2 से आगे चल के कई कॉम्प्लेक्सेस से गुजरा, साइटोक्रोम से गुजरा, है ना, तो और वहां पर जाकर के वो ऑक्सीजन तक पहुंचा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। तो ETS कहाँ होता है? भीतरी झिल्ली पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान, यानी क्रेब्स चक्र के दौरान, NADH2 से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH2 डिहाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1। तो ये पहली प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित उबिक्विनोन की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया FADH2 से द्वारा भी होता है, जो कॉम्प्लेक्स 2 में चलता है, जो साइट्रिक अम्ल चक्र में सक्सिनिक के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा नहीं था, मैंने आपको लिखवाया कि यहाँ पर आपको लिखना था FADH2, ठीक है, और इससे आपने जो है दे दिया और FAD बना लिया, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है आगे पास हो रहे हैं, और आगे ऐसे पास होकर के हाइड्रोजन इधर और इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा। उस एक प्रक्रिया को वहां पर नहीं लिखा है।
अपचयित उबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, अब यहां पर देखो साइटोक्रोम C कहां पर होता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। साइटोक्रोम C भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भीतरी झिल्ली है तो इसकी बाह्य सतह की तरफ है, इसको ध्यान रखेंगे। साइटोक्रोम C जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य करता है और गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि गतिशील वाहक की तरह काम करता है। तो कहां पर है आप देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है साइटोक्रोम C, ये देखिए भीतरी झिल्ली है ये, और इसके बाहरी सतह पे साइटोक्रोम C है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह से वाहक के रूप में, गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है। यहां से यहां आ रहा है गतिशील वाहक के रूप में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A, A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके अंदर साइटोक्रोम A, A3 ये सब मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर एडीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण करते हैं। देखिए वहां पर फोटो में आपको कॉम्प्लेक्स 5 नहीं लिखा था, मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स 5 है आखिरी वाला, ठीक है, और उसमें एटीपी सिंथेटेज है, उसी को हम ऑक्सीसोम कहते हैं जिस पार्टिकल के अंदर है वो, ठीक है। इस दौरान संश्लेषित होने वाली एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। NADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं, जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन की भूमिका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेकर के H2O बनाती है और साथ में इलेक्ट्रॉन को लेती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्रकाश फास्फोराइलेशन के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोराइलेशन के लिए होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा। तो आपने फोटोफास्फोराइलेशन पढ़ा प्रकाश संश्लेषण में, और यहां पर आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोराइलेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक। एक मिनट है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कितना लंबा बचा है ये, ताकि अपने को समझ में आए कि अभी कितना और पढ़ाना है, ठीक है। और क्योंकि हम ज़्यादा लंबा इसमें पढ़ा देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। 27 और 35, ठीक है, 8 और बचा है, यानी आधे घंटे का यहाँ पर सिलेबस बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसको पढ़ाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक मिनट देख लेता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ा देता हूँ लगातार, इसी में पढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है, ताकि आपको दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया जो ये पार्टिकल है, जो F0 F1 पार्टिकल वहाँ पर लिखे थे हम लोग, आपको ध्यान होगा, ठीक है, और उसी को मैंने 5वां कॉम्प्लेक्स के रूप में बताया है। इसी के अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। तो ये देखिए बीच वाले जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया के हाइड्रोजन आयन बना और ये ज़्यादा स्पीड के साथ अंदर आ गया, इस दौरान एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है, जो एडीपी और फॉस्फेट को मिला करके एटीपी बनाता है। इस प्रक्रिया को हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में पढ़ते हैं, जो पी मिटकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपको मैंने वहां भी पढ़ाया था, प्रकाश संश्लेषण में भी इस चीज को पढ़ाया था, ठीक है। झिल्ली से जुड़े
एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया है, जिसको पी मिटकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इस थ्योरी को। ठीक है, तो इसमें भी आपने वहीं पर पढ़ा था कि कैसे हाइड्रोजन आयन के पास होने से एक झिल्ली के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर एटीपी का संश्लेषण होता है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स दो प्रमुख घटकों F0 और F1 से बनते हैं। तो इस पार्टिकल को F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। इसका जो आधार भाग है F0 और जो हेड वाला भाग है F1 कहलाता है। इस पूरे को ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, F1 शीर्ष परिधि झिल्ली से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, परिधि झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अकार्बनिक फॉस्फेट तथा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। तो यहीं पर एटीपी बनते हैं। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होते हुए आधात्रिक और गति करता है, जिससे एक एटीपी का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हाइड्रोजन आयन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवणता के आधार पर गति करता है, जिससे ये यहाँ पर पहुँचने पर एटीपी का संश्लेषण कर देता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पी मिटकेल के द्वारा बताया गया है। अब है श्वसनीय संतुलन चार्ट। ठीक है, तो आपको मैंने ये संतुलन चार्ट पहले ही बताया है कि एटीपी कितने बनते हैं, क्यों बनते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनते हैं। 40% ऊर्जा को ही हम एटीपी में संग्रहित कर पाते हैं। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। एग्जैक्टली कितने एटीपी बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये एक कल्पना मात्र है। यह एक क्रमिक स्वव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है, जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता जाता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीएच चक्र तथा ईटीएस पथ एक के बाद एक आती है। ये तो आपने देख लिया है कैसे होती है। ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका फास्फोराइलेशन होता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस तो कोशिका द्रव्य में है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे पहुंचता है, उसके लिए वहां पर एक शटल सिस्टम होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग है, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम अलग है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो अभी आपको मैंने बताया, लेकिन जो शटल सिस्टम है उसको पढ़ना है अगर, तो आप YouTube में सीधे जाना, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम टाइप करना, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम ऐसे टाइप करना, ये शटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम टाइप करना। पहला वीडियो आपको मेरा वाला दिखेगा, ठीक है, उसको आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि बाहर में जो NADH2 बना है ग्लाइकोलिसिस में, वो अंदर कैसे पहुंचता है। उसके लिए 2 शटल सिस्टम मैंने वहां पर पढ़ाए हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो उसको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा के बताया हूं मैं आपको, उसको भी आप पढ़िए। यूट्यूब में कहीं भी सर्च करें, मेरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं, आपको टॉप में मेरा ये वीडियो दिखेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, पाथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के लिए किसी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम ग्लूकोज से चलाएं तो सीधा सीधा चलता है। अगर हम उसके जगह वसा या प्रोटीन अमीनो अम्ल का प्रयोग करेंगे तो उनका पहले हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, वो सीधे प्रवेश नहीं करता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कभी। हालांकि इस पर कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा है कि ऐसा कल्पना हम कर सकते हैं कि कोई भी बीच में बनने वाला पदार्थ दूसरे किसी चीज के निर्माण में उपयोग में नहीं आते, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आते हैं। कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन वो कल्पना गलत है, क्योंकि दूसरे चीज के निर्माण में उपयोग में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोएंजाइम A, ये पादप हार्मोन को बनाने में काम आते हैं। ठीक है,
आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एंजाइम तो तापमान के द्वारा, पीएच के द्वारा इसकी क्रिया कम ज़्यादा हो सकती है, ये मैंने एंजाइम में पढ़ाया है बायोमॉलिक्यूल में। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इनकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। अभी तक हमने आपको 38 एटीपी बताए हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 36 एटीपी कैसे बनते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल अगर काम करेगा तो 36 एटीपी, मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करेगा तो 38 एटीपी। ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम के द्वारा। अतः हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करें। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि किण्वन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीकरण नहीं होता, वो एल्कोहल लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उससे CO2 H2O बनता है, जिसके कारण से हमको पर्याप्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हमारे ग्लूकोज का पूर्ण उपयोग होता है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किण्वन में NADH2 में NADH2 का NAD में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सीश्वसन में अभिक्रिया तीव्र गति से होता है, क्योंकि वहां पर NADH2 का उपयोग एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनाने में करता है पायरुविक अम्ल, जबकि यहाँ पर NADH2 का उपयोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, जो कि तेजी से चलता है एटीपी बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक बात है एम्फीबॉलिक पथ, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया था कि टूटने की प्रक्रिया कैटाबॉलिक है, बनने की प्रक्रिया एनाबॉलिक है, दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो एम्फीबॉलिक होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे श्वसन की प्रक्रियाएं हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह, ये आगे चल के कैटाबॉलिक है ना, ऊर्जा देते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन अगर बीच की कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को बनाने में उपयोग आते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे प्लांट के हार्मोन्स को बनाने में काम आते हैं, तो चूंकि बनाने में काम आ रहे हैं वहाँ पर उसको हम एनाबॉलिक कहेंगे। तो तोड़ने में आगे कैटाबॉलिक, जोड़ने में, बनाने में आगे एनाबॉलिक, तो दोनों को मिला के एम्फीबॉलिक। तो यहाँ पर आप एक चित्र है, देखिए क्या है। ठीक है, ये तो आपको ये बता रहा है कि हम प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा का कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की जगह प्रयोग करेंगे तो। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा एम्फीबॉलिक पथ को पढ़ लेते हैं। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये एम्फीबॉलिक पथ का ये डिटेल नहीं बताया है, ये तो ये बता रहा है कि हम प्रोटीन, वसा का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो एम्फीबॉलिक पथ नहीं है। एम्फीबॉलिक पथ यानी जो मैंने आपको बताया कि वो बनाने में भी काम आता है और तोड़ने में भी काम आता है, उसके लिए। तो यहाँ पर आपको वसा और अमीनो अम्ल कैसे काम आते हैं देखिए। कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज को हम लेते हैं और इसको हम ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पायरुविक अम्ल बनाते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर हम वसा का प्रयोग करते हैं तो वसा से पहले हम वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं वसा को। वसी अम्ल का हम बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा हम इसका पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं और डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम में आगे चल के क्रेब्स चक्र में उपयोग होता है। ठीक है, और जो ग्लिसरॉल होता है इसका हम सीधे सीधे ग्लाइकोलिसिस के बीच में एक प्रक्रिया होती है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनने की, वहां पर हम उपयोग में लाते हैं। क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस चलाते हैं तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इसमें और इसमें टूटता है, तो ये ग्लिसरॉल सीधा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना के ग्लाइकोलिसिस के बीच में घुस करके पहुंचता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बीच वाली प्रक्रिया में घुस जाता है। और वसा अम्ल जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। जबकि प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल बनता है
इसका पहले हम विअमीनीकरण कहते हैं, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन या विअमीनीकरण, डीएमिनेशन करते हैं, विअमीनीकरण। इस डीएमिनेशन के द्वारा हम अमीनो अम्ल के अमोनिया ग्रुप को हटा देते हैं, अमीन ग्रुप को हटा देते हैं, और बचा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सीधे पायरुविक अम्ल बना करके आगे क्रेब्स साइकिल में उपयोग होता है। तो सबसे पहले अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन करना पड़ेगा, जिसमें हम एमिनो ग्रुप को हटा देते हैं, और एमिनो ग्रुप को हटा करके हम उसके बचे हुए हिस्से को पायरुविक अम्ल और फिर आगे उसको क्रेब्स साइकिल में उपयोग करते हैं। तो वसा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और प्रोटीन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं इसमें कि वसा में से वसीय अम्ल को बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल को डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट द्वारा ग्लाइकोलाइसिस के बीच में, और प्रोटीन से अमीनो अम्ल से हम डीएमिनेशन द्वारा पायरुविक अम्ल बनाते हैं और फिर आगे हम उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया है इनका उपयोग करने का। चित्र को देखिए कि विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनकर पथ में प्रवेश करता है, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को बीटा ऑक्सीडेशन। ग्लिसरॉल पहले पीजीएएल में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बीच में। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनता है। अमीनो अम्ल विअमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश कर सकता है। ज़्यादातर वो क्रेब्स चक्र में सीधे प्रवेश कर जाता है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया है और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। मतलब मैंने आपको बताया कैटाबॉलिक पथ है, तोड़ने का काम। अब यहाँ पर एम्फीबॉलिक का मतलब समझा रहा है। वो एम्फीबॉलिक का हेडलाइन यहाँ पर लिखना था, किंतु आप इसे ठीक से समझते हैं। ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करते हैं, है ना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम में विघटित हो जाते हैं। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग हो जाता है और वसा अम्ल के संश्लेषण करता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। जैसे आपने वसीय अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, वैसे कहीं और से एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, उसको आप वसीय अम्ल बना सकते हैं। तो ये भी तो संश्लेषण हुआ, इसलिए एम्फीबॉलिक। ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण विखंडन के दौरान भी होता है। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया कम करता है। तो आपने जैसे वसीय अम्ल से इधर बनाया है वैसे उल्टा बना सकते हो एसिटाइल कोएंजाइम में से, और जैसे आपने अमीनो अम्ल से इधर बनाया वैसे वापस अमीनो अम्ल बना सकते हो। सजीवों में अपचय कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही होते हैं, इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबॉलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचय पथ, क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों में भाग लेता है। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि चूंकि श्वसन में कई चीजें बनने के भी लिए उपयोग में आ जाती हैं, इसलिए वो एनाबॉलिक भी है और तोड़ने के काम में तो आ ही रही है, तो कैटाबॉलिक तो है ही। ठीक है। और एक मिनट चेक कर लूँ आपका वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, फिर आगे बताता हूँ, है ना। चल रहा है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इसको, थोड़ा सा इसको कंप्लीट ही कर देंगे आज। सांस गुणांक। सांस गुणांक क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं इसको। कितना CO2 निकला और कितना ऑक्सीजन लिया, इसका अनुपात है श्वसन गुणांक। ठीक है, देखिए श्वसन गुणांक कितना CO2 मुक्त हुआ, कितना ऑक्सीजन लिया, इसकी मात्रा जो है श्वसन गुणांक है। तो अगर आप ग्लूकोज का प्रयोग करते हो तो 6 ऑक्सीजन निकलता है, 6 CO2 देता है, तो 1 आया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 आता है। ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देखिए ये वसा है, वसीय अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, CO2 कम निकल रहा है, इसलिए श्वसन गुणांक 0.7 आया। वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। ठीक है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.8 के आसपास होता है, 0.8, 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास आता है। ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहा है, CO2 कम निकल रहा है, तो श्वसन गुणांक कम होगा, और श्वसन गुणांक कम होने का मतलब है ज़्यादा ऊर्जा देना। ऊर्जा ज़्यादा, श्वसन गुणांक कम, इसका ये मतलब है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बता दें
कि अगर कोई कार्बनिक अम्ल है, जैसे मैलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इनका प्रयोग करोगे तो 1 से ज़्यादा आता है, और अनाक्सीय श्वसन का प्रयोग करोगे तो अनंत आता है, क्योंकि अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग ही नहीं आता। तो 1/0 इक्वल टू अनंत होता है। तो अनाक्सीय श्वसन में श्वसन गुणांक अनंत होता है, कार्बनिक अम्ल का 1 से ज़्यादा होता है। खत्म। ठीक दोस्तों, तो बहुत अच्छा हो गया कि आज ये खत्म हो गया श्वसन, और अब हम आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।